नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलामदर है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं उसकी क्लासेस देख रहे थे। और जो नई वाली टेस्ट सीरीज है 2.0 उसका माइनर टेस्ट 4 अपना चल रहा था। और फिलहाल अपन जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो कॉमन टॉपिक है वो अपन देख रहे थे। और आज अपन साइकोलॉजी के जो 15 क्वेश्चन माइनर 4 में आए हैं व्यक्तित्व और समायोजन के, वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संतुलित समायोजन का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। तो संतुलित समायोजन का क्षेत्र कौन सा नहीं है। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, बिल्कुल ये संतुलित जो है आपका समायोजन होता है। सामयिक संतुलन, बिल्कुल अगर आप सामयिक रूप से संतुलित है तो ये क्या है, आपका संतुलित समायोजन है। अवधान की मांग, अवधान मतलब ध्यान केंद्र करने की अगर मांग कर रही है आपका शरीर या आपकी जो है व्यक्तित्व है, इसका मतलब आप संतुलित नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और कार्य कुशलता, तो कार्य कुशलता भी क्या है, आपका संतुलित समायोजन के श्रेणी में आता है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आराम से अपन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवधान की मांग, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंस में आया हुआ है, बाकी सारे पॉजिटिव सेंस में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी व्यक्ति के समकक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को कहते हैं। दो धनात्मक लक्ष्य की बात हो रही है। जब भी कोई दो धनात्मक लक्ष्य हो व्यक्ति के पास, ठीक है, और वो जो है दोनों ही प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को क्या कहेंगे। तो उस द्वंद्व को कहेंगे आपका दोनों ही धनात्मक है, इसका मतलब वो है ग्राह्य ग्राह्य। क्या है, ग्राह्य ग्राह्य। या हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में कभी चेंज नहीं होगा, अप्रोच अप्रोच। हिंदी में कई नाम मिल जाते हैं इसके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राह्य ग्राह्य द्वंद्व, क्योंकि दोनों ही क्या है, धनात्मक लक्ष्य हैं। ठीक है, जब दोनों ऋणात्मक लक्ष्य हो, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों के दोनों ऋणात्मक हो, तब कौन सा आ जाएगा, परिहार परिहार। ठीक है, ग्राह्य परिहार में कौन सा आता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, तब कौन सा आता है आपका, तब आता है ग्राह्य परिहार द्वंद्व। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट एक नई टर्म जो आई है, दोहरा ग्राह्य परिहार द्वंद्व। ये दोहरा ग्राह्य परिहार जो आपका द्वंद्व है, कई जगह ग्राह्य लिखा था, कई जगह ग्राह्य लिखा था, लेकिन इंग्लिश में मैं बता रहा हूं हमेशा अप्रोच और जो है अवॉइडेंस आएगा। ठीक है, अब जो है मतलब कोई अप्रोच मतलब किसी को पाना और अवॉइड करना मतलब जो है अपन किसी को नकारते हैं। तो यहां पर देखो ग्राह्य परिहार में जो है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो गया। दोहरा ग्राह्य परिहार में क्या होता है कि स्थिति वही होती है, दो अलग अलग स्थिति होती है, दो अलग अलग स्थिति, दो अलग अलग स्थिति। ठीक है, और दोनों में ही, और दोनों स्थिति के दोनों में ही कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मकता होती है। कुछ कुछ सकारात्मकता होती है और कुछ नकारात्मकता होती है, नकारात्मकता। समझ में आ गया। जैसे ऊपर वाला जो ग्राह्य ग्राह्य है ना, इसमें क्या दोनों ही धनात्मक होंगे, दोनों ही सकारात्मक होंगे। परिहार परिहार में दोनों ही क्या होंगे, नकारात्मक होंगे। और ग्राह्य परिहार में क्या होगा, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक होगा। लेकिन जो दोहरा ग्राह्य परिहार है ना, इसमें दो अलग अलग स्थिति होंगी, लेकिन दोनों में ही कुछ सकारात्मकता और कुछ नकारात्मकता। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो जो दोहरा ग्राह्य परिहार है ना, यहां से ज्यादा आ रहे हैं। जैसे आप दो नौकरी लग गए, नौकरी नंबर 1, नौकरी नंबर 2। ठीक है, इसमें ये घर से 550 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और सैलरी मान लो कि 50,000 रुपए है, ये सैलरी है। दूसरी नौकरी आप लग गए, घर से 5 किलोमीटर है, लेकिन पैसे आपको 25,000 मिलेंगे। तो ये आता है आपका दोहरा ग्राह्य परिहार में। ठीक है, कारण कि इसमें नेगेटिविटी क्या है कि घर से दूर है, लेकिन एक पॉजिटिविटी क्या है, पैसा ज्यादा है। ये इसमें पॉजिटिविटी क्या है, घर के पास है, लेकिन नेगेटिविटी क्या है, पैसे कम है। तो इसको कहते हैं दोहरा ग्राह्य परिहार द्वंद्व। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं ग्राह्य इसलिए बोल रहा हूं कि कई जगह ग्राह्य लिखा होता है, कई जगह ग्राह्य लिखा होता है, नाम अलग अलग होते हैं हिंदी में। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है आपको ध्यान में रखना है कौन सा, अप्रोच और अवॉइडेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई अगर कुसमायोजित बालक है, यह भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, उसके साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए। सहयोगपूर्ण, तो यह तो होना चाहिए। निदानात्मक यानी कि उसकी कमियों का पता लगाना, बिल्कुल। उपचारात्मक मतलब उसकी कमियों को दूर करना, बिल्कुल। दमनात्मक नहीं होना चाहिए, उसका दमन नहीं करना चाहिए अपने को। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एकदम इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन पे चलें उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है परफेक्ट मॉक। कौन सा ऐप है? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। इस पर अपन ने लेवल 1 और लेवल 2 के कॉमन टेस्ट सीरीज चला रखी है, राजस्थान जो जीके और जो कॉमन टॉपिक है उनकी। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वरना सर्च करके परफेक्ट मॉक अपना जो जीवा स्टडी का ऐप है उसको डाउनलोड करें। अभी तक 2600 स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर चुके हैं और लेवल 1 और लेवल 2 की जो टेस्ट सीरीज है वो लगभग आप जो है 105 टेस्ट सीरीज बिक चुकी है लगभग। ठीक है, और एक बात और, डेमो एकदम फ्री है, यानी कि डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, उनको जाकर देखें, फिर अगर आपको अच्छी लगे तो ही लेनी है आपको, वरना नहीं लेनी है। ठीक है, डेमो एक बार जरूर देखें, मेरे कहने पर डेमो टेस्ट तो जरूर दें एक बार आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समायोजन का एक अप्रत्यक्ष तरीका है? देखो अप्रत्यक्ष तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को हमेशा प्रत्यक्ष कुछ लिमिटेड है, उन प्रत्यक्ष को याद रखो कि प्रत्यक्ष ये है, बचे हुए सारे अप्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्ष में आता है सबसे पहले बाधा निराकरण। क्या आता है? बाधा निराकरण। अगर मैं जब यहाँ तैयारी करता था तो प्रत्यक्ष को याद रखता था, अप्रत्यक्ष अपने आप याद हो गए, बचे हुए सारे अप्रत्यक्ष हैं। दूसरा आपका है मार्गांतिकरण, ये चीज इनका इंग्लिश वर्जन भी ध्यान में रख लेना जब भी आप पढ़ो। तीसरा है अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, ये तीसरा है। ठीक है, चौथा जो है आपका परामर्श व निष्कर्ष, परामर्श व निष्कर्ष, ये है कौन सा? चौथा। ठीक है, और पांचवा है अवधान प्राप्ति। क्या है? अवधान प्राप्ति। अब ये 5 ध्यान रख लो, ये क्या है? प्रत्यक्ष तरीके हैं समायोजन के, बाधा निराकरण, मार्गांतिकरण, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, परामर्श व निष्कर्ष और अवधान प्राप्ति। ये पांचों क्या है? प्रत्यक्ष है। तो अपने को अप्रत्यक्ष तरीका बताना है, तो सबसे पहले परामर्श व निष्कर्ष, तो ये रहा परामर्श व निष्कर्ष, तो ये तो प्रत्यक्ष है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तो ये अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, तो ये भी क्या है? प्रत्यक्ष है। बाधा निराकरण, ये रहा बाधा निराकरण, तो ये भी क्या है? प्रत्यक्ष है। तो बच गया कौन सा? तर्क संगतिकरण। कौन सा बच गया? तर्क संगतिकरण, और इसको इंग्लिश में कहेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका अप्रत्यक्ष तरीका हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से, देखो यहाँ लेवल 1 लिखा है, इसका मतलब ये लेवल 1 नहीं, लेवल 2 में सेम कॉमन टॉपिक है, तो दोनों के लिए उपयोगी है। निम्न में से किसी भी आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को कौन सा कुछ समायोजन का प्रकार कहेंगे? मतलब जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति में जो कोई बाधा आ जाती है कि आपको कोई चीज चाहिए और आपको क्या होता है कि वो नहीं मिल पाती है, तब कौन सा कुछ समायोजन हो जाता है? तो आप तनाव की तरफ जाओगे, द्वंद्व चिंता तो है नहीं, ये तो कैंसिल है। तनाव की तरफ जाओगे या कुंठा की तरफ? लेकिन एक बार इनका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। तो आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो यहाँ कुंठा होगा, ध्यान में रख लेना, तनाव मत कर देना। जब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा आ जाती है तो आपको कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से वह रक्षात्मक युक्ति कौन सी है जिसका मनोविज्ञान के अर्थ में हमारी भावनाओं और विचारों को परिष्कृत व शुद्ध करने से है? अपने जो हमारी जो भावनाएं और विचार है उनको परिष्कृत मतलब एक प्रकार से फिल्टर करना और शुद्ध करने से कौन सी रक्षात्मक युक्ति का काम है? सबसे पहले बात करेंगे अपन दमन की, ये बात करते हैं, उससे पहले दमन की बात कर। दमन में क्या होता है? जो अपनी अवांछित विचार होते हैं, अवांछित विचार, ये कहां चले जाते हैं? अचेतन मन में चले जाते हैं, अचेतन मन में चले जाते हैं। बस शॉर्ट में लिख रहा हूं कि अवांछित विचार कहां चले जाते हैं? अचेतन मन में। उसको क्या कहेंगे अपन? दमन कहेंगे। क्या कहेंगे? दमन कहेंगे। ठीक है, अवांछित विचार हो, भावनाएं हो, ठीक है, अवांछित भावनाएं भी कह सकते हैं, भावनाएं। इसको एक मिनट, भाव चल नहीं रहा यहां पर, यहां लिख देता हूं भावनाएं। अब दूसरी बात है कि एक होता है समन, दमन के जैसा ही नाम है समन। इसमें क्या होता है? इसमें अवांछित विचार है ना, अवांछित विचार या भावनाएं, ये अचेतन में जाती है, अचेतन में जाती है। ठीक है, यहां पर तो जो है ना दमन में तो क्या होता है? अपने आप चली जाती है समय के साथ, अपने आप चली जाती है समय के साथ। और यहां अपन क्या करते हैं? जानबूझकर भूल जाते हैं किसी चीज को, जानबूझकर भूल जाते हैं। समझ गए मतलब? अब देखो दोनों को समझा देता हूं, दमन समन में अंतर पूछ सकते हैं, कई बार आ जाता है। दमन क्या होता है? अवांछित विचार और भावनाएं
अचेतन मन में अपने आप चली जाती है, समय के साथ जाओ या कैसे भी जाओ, अपने कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर। समन में क्या होता है कि अवांछित विचार और भावनाएं अचेतन मन में तो जाती है, लेकिन अपन उसको जानबूझकर भूल जाते हैं, जानबूझकर अपन उसको जो है अचेतन में, ताकि वो अपने को परेशान ना करे जो है अवांछित विचार। ठीक है, फिर बात आ रही है कि हमारी भावनाओं तथा विचारों को परिष्कृत तथा शुद्ध करने वाला, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा उदात्तीकरण। क्या हो जाएगा? उदात्तीकरण। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, उदात्तीकरण में क्या होता है? उदात्तीकरण जो होता है ना आपका, इसमें जो है बालक जो होता है ना, कोई भी बालक, वो अपना जो मतलब गलत भावनाएं और विचार होती है ना, उसको परिष्कृत और शुद्ध कर देता है। जैसे एक जो है लड़ाई खोर बालक, कौन? एक लड़ाई खोर बालक बड़ा होकर क्या बने? बड़ा होकर मुक्केबाज यानी बॉक्सर बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, मुक्केबाजी का मुक्केबाज बने या बॉक्सर बने। तो ये क्या हो गया? लड़ाई खोर बालक था, क्लास में सबको पीटता था। फिर क्या किया उसने? बड़ा होकर जो है वो क्या करता है, उस लड़ाई खोर की प्रवृत्ति को मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सर बन जाता है, और मान लो कि मेडल जीत के ले आता है। तो वो अपनी भावनाओं और विचारों को क्या कर दिया उसने? शुद्ध कर दिया। फिर आता है युक्तिकरण। युक्तिकरण ऊपर अपन पढ़ कर आए थे ना, ये कहां पर पढ़ा था? ये रहा, ये तर्क संगतिकरण ही युक्तिकरण है। क्या है? तर्क संगतिकरण ही युक्तिकरण है। इसमें क्या होता है? कोई भी व्यक्ति बहाना बनाता है, बहाना बनाना। और बहाना बनाना क्या होता है? जैसे अपना अपराधी जो व्यवहार है, अपराधी व्यवहार का कारण बुरी संगत को बताना, बुरी संगत को बताना, ये होता है आपका युक्तिकरण। इसमें बहाना बनाया जाता है। जैसे लोमड़ी जो वाली कहानी सुनी होगी ना, अंगूर खट्टे हैं। क्या है? अंगूर खट्टे हैं, मतलब अगर हाथ नहीं आए अपने तो क्या है? अंगूर खट्टे हैं। ये बहाना बनाना, तो अंगूर खट्टे की प्रवृत्ति युक्तिकरण में ही होती है। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उदात्तीकरण। फिर कौन सा परीक्षण 10 मापनियों में विभक्त किया गया है जो प्रत्येक व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू को मापता है? 10 मापनियों में विभक्त किया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग पहलू को मापता है। तो 10 मापनियों में विभक्त किया गया है MMPI। कौन सा? MMPI, जिसका फुल फॉर्म है आपका मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। व्यक्तित्व सूची। ठीक है, और इसका जो है निर्माण किसने किया? वो सबसे मेन है, वो है हेथवे व मैकिनले ने। हेथवे व मैकिनले ने। ठीक, एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, इसका भारतीय संस्करण, कौन सा संस्करण? भारतीय संस्करण इसका, जिसका नाम मैं बता दूं, शायद पूछ ले, राजस्थान से रिलेटेड है। जोधपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। ठीक है, और इसका भारतीय संस्करण दिया किसने? तो मलिक व जोशी ने दिया। किसने? मलिक व जोशी ने। नाम ध्यान में रख लेना, उन्होंने कर दिया जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। TAT, विषय आत्मबोध परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण। ठीक है, TAT किसने दिया? मॉर्गन व मूरे ने। किसने दिया? मॉर्गन व मूरे ने दिया। ठीक है, इसमें 31 कार्ड होते हैं और ऑप्शन में 31 नहीं होते, तो 30 मानते हैं। 30 सचित्र होते हैं प्लस 1 खाली होता है। क्या होता है? 1 खाली। तो ऑप्शन में अगर 30 दिए हो तो 30 करना है, 31 दिए तो 31 करना है। और एक बात और ध्यान में रख लेना, एक बार में 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है। एक बार में 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है, कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और 2 चरणों में किया जाता है, ये भी ध्यान में रख लेना, 2 चरणों में। ठीक है, शाही दबा परीक्षण हरमन रोरसा ने दिया था। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है पाइन व टेंडलर ने, पाइन व टेंडलर ने। और आपका जो शाही दबा परीक्षण है, इसके बारे में थोड़ी सी और देख लेते हैं, क्योंकि कितना देखने, तो ये भी देख लेते हैं। इसमें 5 तो होते हैं काले और सफेद कार्ड। ठीक है, 2 होते हैं लाल और 2 होते हैं रंगीन, सॉरी 3 रंगीन, 3 होते हैं रंगीन। टोटल कितने हो गए? 10 कार्ड हो गए। ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, थेमेटिक एप्रेसेप्शन परीक्षण, जिसको TAT कहते हैं, ऊपर पड़ गया है ना, विषय आत्मबोध परीक्षण, ये वाला, यही बात हो रही है। ठीक है, मैं किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये एक प्रोजेक्टिव मेथड है, ध्यान में रख लेना। इंग्लिश वर्जन में ध्यान में रखो प्रोजेक्टिव, क्योंकि यहां पर आप प्रक्षेपी प्रक्षेपण में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऊपर प्रोजेक्टिव मेथड में कंफ्यूज नहीं होगे। तो उत्तर हो जाएगा इसका प्रक्षेपी परीक्षण या प्रोजेक्टिव मेथड है। अगला क्वेश्चन, शेल्डन के व्यक्तित्व के वर्गीकरण में मिसोमॉर्फिक जो है, जिसको आयताकृतिक व्यक्तित्व श्रेणी कहते हैं, उसका कौन सा गुण नहीं है?
ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शेल्डन ने 3 वर्गीकरण दिए। सबसे पहला एंडोमॉर्फिक, सिर्फ एंडो लिख रहा हूं मैं, कौन सा मॉर्फिक? एंडोमॉर्फिक। इसको कहते हैं गोलाकृतिक, गोलाकृतिक कहते हैं। ठीक है, ये मोटे और मर्दुल होते हैं। मोटे यानी मर्दुल, मर्दुल का मतलब हो गया खट्टे खट्टे गोल मटोल। ठीक है, दूसरा होता है ये स्थिल, ठीक है, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं। ठीक, दूसरा इसने दिया एक्टोमॉर्फिक, तो इसको मैं एक्टो लिख देता हूं, एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक को कहेंगे लंबाकृतिक। ठीक है, लंबाकृतिक होते हैं, पतले लंबे होते हैं, पतले व लंबे होते हैं। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले। ठीक, फिर कलात्मक होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। फिर आता है मिसोमॉर्फिक, तीसरा। इनके बारे में बता दूं, सबसे पहले तो ये आयताकृतिक होते हैं, ऊपर लिख दिया। एक होते हैं मजबूत मांसपेशीय गुण होता है इसमें, मजबूत मांसपेशीय। ठीक है, ऊर्जस्वी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, साहसी होते हैं और नेतृत्व करने वाले होते हैं, नेतृत्वकर्ता। ये ध्यान में आपको रखना है। तो जोखिम कार्य करेंगे, ऊर्जस्वी, मजबूत मांसपेशियां, बिल्कुल। रोमांच तो वो इसी की श्रेणी में आ गया। ठीक है, अब जो आपका मिलनसार प्रवृत्ति तो है, कौन से की है? ये रही मिलनसार, एंडो की है, तो ये तो एंडोमॉर्फिक की है, तो ये नहीं होगा। अन्य लोगों की आदेश देने में अधिक आनंद उठाते हैं। ये हालांकि एंडो का भी कुछ गुण है, लेकिन जो है इसको मिसो का भी माना जाता है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता होती है। तो यहां पर जो पहला और दूसरा ना, ये तो है, लेकिन तीसरे चौथे में कंफ्यूज है। हालांकि कलाम ने इसका उत्तर केवल 4 माना है, कारण कि जो तीसरा है ना, वो नेतृत्वकर्ता के हिसाब से अपन जो है मिसो में रख सकते हैं। वरना अगर अपन बात करें सामाजिक के हिसाब से, क्योंकि सामाजिक है तो वो क्या होंगे, अन्य लोगों को जो आदेश देने में आनंद भी उठाएंगे, लेकिन जो है ज्यादा चांस इसका मिसो में जाता है। कारण कि अगर ये एंडो होते तो ये सामाजिक होते, तो मिलनसार भी होते, तो यहां तो मिलनसार की प्रवृत्ति नजर नहीं आ रही, तो इसको भी क्या किया गया है? मिसो में काउंट किया गया है। फिर सुमेलित कीजिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका। विषय आत्मबोध परीक्षण, अभी ऊपर बात करके आए, मॉर्गन व मुरे, तो सामने ही है। बालक आत्मबोध परीक्षण, इसको कहते हैं CAT, ये जो है लियोपोल्ड बेलक ने दिया, बालक बेलक। ठीक है, शायद दबा परीक्षण हरमन रोसा, ऊपर बात करके आए, तो तीनों आपस में सामने ही सुमेलित हैं, तो 1 2 3 उत्तर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था। फिर निम्न में से कौन सा शेल्डन द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? अभी ऊपर अपन देख के आए, एक तो एक्टो, एंडो और मिसो, ये देखे थे ना, अभी देखो वापस देख लेते हैं। ये देखो एंडो, एक्टो, मिसो, तो एंडो एक्टो मिसो है, तो कौन सा नहीं है? लेप्टोसोमेटिक नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इजी क्वेश्चन। फिर फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो फ्राइड ने अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की जो विधि थी उसको स्वप्न विश्लेषण विधि कहते हैं। समाज मिति जो है विधि किसने दी? मोरेनो ने। समाज मिति विधि किसने दी? मोरेनो ने। स्वप्न विश्लेषण किसने? फ्राइड ने। यह ध्यान रखना है। फिर है निम्नलिखित में से व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में इसके व्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। बात सही है। व्यक्तित्व का जो व्यवहार होता है ना, उससे पता चल जाता है, वो सफिशिएंट होता है अपने को व्यक्तित्व के बारे में बताने में। इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक शामिल है। बिल्कुल, शारीरिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। फिर व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, तो ये असत्य हो गया। फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। बिल्कुल, स्थायी होता है तभी तो परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कैसे पता चला अपने को? जैसे ये अपन ने देखा ना कि मोटे होते हैं, तो ये शारीरिक हो गया। ठीक है, मिलनसार, सामाजिक होना, ये प्रकार से मनोवैज्ञानिक हो गया। जैसे कुशाग्र बुद्धि होना मनोवैज्ञानिक हो गया। तो क्या होता है आपका? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों होता है व्यक्तित्व, लेकिन अस्थायी नहीं होता है, तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व मापन की किस विधि के रूप में किया जाता है? तो समाज मिति जो विश्लेषण है, अभी ऊपर अपन बात करके आए, किसने दिया? मोरेनो ने। ठीक है, तो ये जो है वस्तुनिष्ठ होता है। क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 76 नंबर क्वेश्चन से मैं पहले ही करवा चुका कि व्यक्तित्व अध्ययन की सीलगुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? तो सीलगुण, ऑलपोर्ट का सीलगुण का सिद्धांत नाम सुना होगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑलपोर्ट या आलपोर्ट। ये थे अपने क्या
जो है इंपोर्टेंट 15 व्यक्तित्व और समायोजन के क्वेश्चन। बाकी ये क्वेश्चन अपन तहसीलदार वाले कर चुके। ये क्लास अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें। और अब 15 क्वेश्चन अपने बच्चे हैं आरटी राजस्थान जो एक्ट है उसके, वो अपन जो है कल वाली क्लास में देखेंगे। बाकी आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।